Hello friends, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 4 है एक प्रश्न चार उत्तर। ओके, इसकी टोटली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको देखना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है। ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है उसको क्लिक करोगे तो उसकी लिंक मिल जाएगी। चैप्टर पढ़ लीजिए, उसको समझिए। उसके बाद अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी उसको समझने में और याद करने में। तो पहले वो काम कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखना ताकि आप सही सही क्वेश्चन आंसर्स को समझ सको। और अगर आपने पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यानी आपको यहाँ पर एमसीक्यूज दिए गए हैं और उसका उत्तर आपको वहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से ही लिखना है। पहला एमसीक्यूज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ डैश से कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक से आपको उसको पूर्ण करना है। ऑप्शन आपके पास है ए ईमानदारी, बी है बेईमानी, सी है जल्दबाजी और डी ऑप्शन है धीरे धीरे। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आंसर आता है ऑप्शन ए ईमानदारी। प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। नंबर 2 है, वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा। उन्होंने क्या कहा? ऑप्शन आपके पास है ए तुम बड़े आलसी हो, ऑप्शन बी है तुम भिखारी हो, ऑप्शन सी है तुम ईमानदार बनो, ऑप्शन डी है तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। तो क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते, यह आंसर आता है। ठीक है, देन हम चलते हैं आगे एमसीक्यू नंबर 3 पे। भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद क्या करना चाहिए? तो आपको ये 4 ऑप्शन दिया है, ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें से कौन सा वाला सही है वो आपको अटैच करना है, सेंटेंस को पूर्ण करना है। ऑप्शन ए उनके कहे अनुसार चलना चाहिए, ऑप्शन बी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, ऑप्शन सी है प्रचार प्रसार करना चाहिए, ऑप्शन डी है पुजारी जी के आदेश का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आता है उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। भगवान की मूर्ति की हम स्थापना कर दे, उसके बाद भगवान ने हमें जो कहा है उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए, उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपको 1 या 2 सेंटेंस में आंसर को ख़त्म करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नंबर 1 है, लेखक को किस बात की खपत है? यानी खपत मतलब होता है धुन, उनको किस बात की धुन लगी है? आंसर देखेंगे तो लेखक को खपत इस बात का है कि जब वे किसी से मित्रता कर लेते हैं, उसे सहृदय पाकर वे पूछ लेते हैं कि हमारे देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे उनको एक धुन लगी होती है जब भी वो किसी से मित्रता करते हैं या फिर कोई इंसान उनके सहृदय हो जाता है यानी क्लोज हो जाता है, उनको लगता है कि मैं इससे पूछ सकता हूँ, मेरा अच्छा दोस्त है, तब वो उनसे पूछ ही लेते हैं कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा। इसमें आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कौन सा रीज़न हो सकता है जिस वजह से हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है? तो लेखक को इस बात की धुन लगी है, इस बात का खपत है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई? ओके, भारत के अंदर कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई? उत्तर देखेंगे हम। तो हमारे देश में लोग खुद आगे रहना चाहते हैं, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इस प्रकार उदारता का अभाव होने से कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो गई। यानी हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो खुद ही आगे रहे, किसी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहता, और इसी वजह से हमारे अंदर उदारता का जो भाव है वो नष्ट हो चुका है कहीं ना कहीं। इस वजह से कुटुंब व्यवस्था नष्ट हो चुकी है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। याद रखना ये सब चीज़ें। देन क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, हम किसकी जय जयकार करते हैं? ओके, क्वेश्चन है हम किसकी जय जयकार करते हैं? उत्तर आता है इसका, हमारे देश में बड़े बड़े नेता हो गए हैं, हम उनकी मूर्ति की स्थापना करके उनका जय जयकार करते हैं। हम जो हमारे देश में बड़े बड़े नेता हो चुके हैं उनकी मूर्तियों की स्थापना करते हैं, कई कई चौक बना देते हैं, सरदार चौक या फिर कुछ ना कुछ अलग अलग, नेहरू चौक होता है, गांधी चौक होता है, या फिर
जितने भी महान नेता हो चुके हैं, बड़े बड़े नेता हो चुके हैं, तो हम उनकी मूर्ति की स्थापना कर देते हैं और उनका जय जयकार करते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है उसका अगर अनुसरण करें हम, उनके जीवन में उन्होंने जो अपने मूल्य अपनाए थे वो मूल्यों को हम अपनाए तो कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन सिर्फ हम जय जयकार करके वापस आ जाते हैं। तो किसकी जय जयकार करते हैं? हमारे देश में बड़े बड़े नेता हो गए हैं, उनकी हम जय जयकार करते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4 है सच्चा देशभक्त कौन है? कौन सच्चा देशभक्त है? तो इसका उत्तर आता है जो अपना कर्तव्य ठीक प्रकार से करता है वह सच्चा देशभक्त है। ओके, भारत माता की जय बोलो या फिर वंदे मातरम बोलते रहो तो वो सच्चा देशभक्त नहीं कहलाएगा, लेकिन जो व्यक्ति अपना कर्तव्य, उसके जिम्मेदारी जो है, उसका जो फर्ज है वो अच्छी तरह से निभाएगा वही सच्चा देशभक्त कहलाता है। तो यहाँ पे ये 4 1 मार्क्स के यानी एक एक वाक्य के उत्तर थे जो हमने देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लंबा आपको लिखना पड़ेगा, 4 से 5 लाइन में इसको आपको आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? अगर हमें हमारे देश को जागरूक करना है तो किस प्रकार हो सकता है? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हो। हमारे देश में लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं, इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं। ओके, अपने काम में गर्व होना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें गर्व होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, और इसके अलावा हम अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यानी हमने जो काम लिया है, हम जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें किसी न कुछ जिम्मेदारियाँ दी है तो हम उसको नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? मेहनत का जो महत्व है उसको नहीं पहचानते और हम परहेज करते हैं, हम छूटने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये काम न करना पड़े। गुणी और जानकार लोगों में उदारता नहीं है, वे अपनी विद्या दूसरों को बताते नहीं हैं और यह भी बताना नहीं चाहते। यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश के अंदर जागृति आ सकती है। जो लोग गुणी हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, वो लोग अपनी विद्या किसी को देना नहीं चाहते। उनको लगता है कि ऐसा करेंगे तो वो लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी ईर्ष्या की वजह से या फिर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ऐसी संकोच है उनके अंदर, और उसी वजह से वो लोग अपने अंदर जो गुण है, उनके अंदर जो चीज़ों का नॉलेज है उसको शेयर नहीं करते और दूसरों को बताना नहीं चाहते। ये सारी बुराइयां जो हमें है वो अगर दूर कर दी जाए तब भारत के अंदर या फिर हमारे देश के अंदर जागृति आ सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें मनुष्य समाज को संगठित करना है, एक दूसरे के साथ मिलाना है, जागरूक करना है, तो उनको संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर यहाँ पे आता है मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें अपने नेताओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, ना कि उनके पुतलों के सामने जाकर जय जयकार करना। उनके दिखाए मार्ग पर, उन्होंने जैसे काम किया है उसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए। उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए, हमें उनकी जैसा बनना है। ओके, हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्यक्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने हर काम ठीक प्रकार से करें। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा। हमारा काम जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जो भी हो, तो हमारा जो भी काम है वो उसको हम ठीक प्रकार से करें और इस तरीके से हमारा जीवन संगठित होगा। अगर एक व्यक्ति का जीवन संगठित होता है तो उससे देखकर ऑटोमेटिकली समाज के लोग भी उसको देखेंगे और उसके जैसे बनना चाहेंगे। तो हमारा व्यक्तिगत जीवन अगर संगठित हो जाता है तो उसके बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। यानी हमें पर्सनली सीखने की ज़रूरत है। जैसे हमारे नेता हो चुके हैं, महान नेता हो चुके भारत के अंदर, तो उन्होंने जिस प्रकार से मूल्यों को अपनाया और अपना जीवन जिया है, तो हमें उनको देखकर वो सीखना है, ना कि बस उनके गांधी जयंती आती है तो उस दिन हॉलीडे होता है तो मज़े से आराम कर दिया और भूल गए। ऐसा नहीं, उन्होंने जो कार्य किया है, उन्होंने अपने जीवन में जो रूल्स अपनाए थे वो उनके बारे में हमें जानना है। और इस तरीके से अगर हम ये सब सीखेंगे, हमारा काम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको ठीक प्रकार से करने लगेंगे, उस मूल्यों को अपनाएंगे, तो हमारा जीवन संगठित होगा। और हमारा अगर जीवन संगठित होता है तो ऑटोमेटिकली समाज भी संगठित होने लगता है। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तुम लोगों में उदारता नहीं है, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी लेखक जो प्रश्न पूछते हो तो उसमें एक इंसान ने यहाँ पे यह कहा था कि तुम लोगों में उदारता नहीं है, तो ये कहने का आशय क्या था, वो क्या कहना चाहते थे, तो उसका उत्तर आता है, यह उदारता शब्द का आशय किसी को आगे बढ़ने देने की, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका देना, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध न करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे जाने तथा ज़रूरतमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदारता दृष्टिकोण रखने से है। यानी जिस व्यक्ति ने कहा था उनका कहने का मतलब था कि हम किसी को आगे बढ़ने दे, किसी की योग्यता, किसी के पास अगर टैलेंट है तो उसको योग्यता दिखाने का हम मौका दे। ओके, किसी के विकास का मार्ग का अवरुद्ध न करे, यानी उसको रोकने की कोशिश ना करे या उसके जीवन में रुकावटें पैदा न करे। हमारे पास जो विशिष्ट विद्या है वो अपने जीते जी ही दूसरों को सिखाए। ओके, और ज़रूरतमंद को काम सिखाना आदि, ये सब चीज़ें उदारता का दृष्टिकोण है। अगर उदार होने का मतलब क्या है, ये सब चीज़ें आप करोगे तब आप उदार कहलाओगे, ये कहने का मतलब है। हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती है। यहाँ पे हर कोई एक दूसरे की टांग खींचता रहता है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे लाने की कोशिश करेंगे, उसको मौका नहीं दिया जाता, उसके विकास के मार्ग को, यानी वो तरक्की कर रहा है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है। प्लस जिनके पास टैलेंट है तो वो लोग अपनी विद्या, अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो विद्या है वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। तो ये सब होने की वजह से हमारे देश के लोगों के अंदर उदारता नहीं है। वे दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नव युवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देना चाहते। वे अपनी विद्या भी किसी को सिखाते नहीं हैं और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है, और वो सिखाएंगे नहीं तो वो विद्या उनके साथ ही चली जाएगी। इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर न पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। और जो लोग आगे बढ़ चुके हैं वो लोग वहीं पर रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझसे आगे और कोई ना आए, तो किसी और को मौका ही नहीं देते, अवसर ही नहीं देते। गुणी नवयुवक काफ़ी सारे हैं भारत के अंदर, तो उनको अवसर न मिलने की वजह से वो वंचित रह जाते हैं और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो तुम लोगों में उदारता नहीं है, इसका यही अर्थ होता है। तो आपको ये सब चीजें लिखनी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। दिस इज द फ्यूचर एकेडमी एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय।